एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज और शुरू कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी 2 मिनट जीके सीरीज चल रही है। राजस्थान के तमाम कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी हमारी सीरीज वो लगातार चल रही है। इसके बाद एक और नई सीरीज हम लेके आए हैं जिसका नाम है मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़, और इसमें हम तमाम महीनों के करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर्स से, मतलब हम बात करेंगे लास्ट मंथ की। सितंबर से लास्ट मंथ कौन सा था? अगस्त महीने के करंट अफेयर्स से। तो अगला महीना सितंबर का होगा, उसके हम तमाम करंट अफेयर्स अक्टूबर में प्रस्तुत करेंगे। मतलब एक महीना लेट चलेगा, लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तमाम परीक्षाओं के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की हो या फिर किसी अन्य स्टेट की, सभी में ये बराबर उपयोगी होगा। और यहाँ से लगभग आपको अच्छी खासी संख्या में करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो, भारत को श्रीलंका के लिए कुछ करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, फाइनेंशियल हेल्प करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस से दिवालिया घोषित हो चुका है। लेकिन श्रीलंका की अभी स्थिति ऐसी है कि वो केवल एक देश पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, इसलिए वो अपनी सामरिक नीति के अनुसार पाकिस्तान से, चाइना से कांटेक्ट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि भारत की जो रक्षा सुरक्षा है उसके लिए ये सबसे बड़ा खतरा होगा। तो इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे भारत कुछ हेल्प कर रहा है श्रीलंका के लिए, और भारत को किस तरह से संभलने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो रक्षा समझौते करता है और उसमें उसकी रक्षा सुरक्षा पर कोई खतरा उठता है, तो ये भारत के संप्रभुता पर भी खतरा देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सभी को ध्यान होना चाहिए कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है और सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। द्वीपीय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। अभी अभी आपने देखा होगा श्रीलंका के बारे में कि यह वित्तीय आपातकाल से भी गुजरा है और यहाँ पर दिवालिया भी घोषित कर चुका है इसे, और बहुत बेकार हालत है। हालांकि सामरिक दृष्टि से बात करें तो भारत के सामरिक हित चीन व पाकिस्तान से टकराते रहे हैं, क्योंकि उनकी अलग पॉलिसी है और उस पॉलिसी में भारत कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता है, क्योंकि भारत के सामरिक दृष्टि से वो भारत की संप्रभुता पर खतरा होता है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने हाल ही में चीन का एक जहाज़ था युआन वान 5, चीन का एक जहाज़ था जिसे आप याद रखेंगे, युआन वान 5, युआन वान 5, राइट। तो युआन वॉन 5 ये जहाज़ का नाम है। इसे जहाज़ का नाम ज़रूर याद रखें, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछ लेते हैं जहाज़ के नाम भी, तो आपको जहाज़ के नाम याद होने चाहिए, युआन वॉन वॉन्ग 5। ये हम्बनटोटा द्वीप है जो कि श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर रुकने पर भारत ने कहीं न कहीं आपत्ति लगाई थी, लेकिन श्रीलंका नहीं माना, उसने स्वीकृति दी और मंजूरी दे दी, और वहाँ पर चाइना का ये जहाज़ रुका था। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एक और जहाज़ है जो पाकिस्तान ने रोका था। उस जहाज़ के बारे में हम बात करें कि पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो श्रीलंका ने रोका था, और उस जहाज़ का नाम है PNS तैमूर, PNS तैमूर। PNS तैमूर नाम का जहाज़ है जो कि कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में रुकने की अनुमति दी थी। इस पर भी भारत ने आपत्ति उठाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। श्रीलंका जस का तस बना रहा उसका रवैया, और इस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान को। तो यही खबर है, और इस खबर के बारे में हम और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहते हैं कि भारत फिर भी ऐसी सिचुएशन में भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, कुछ विमान दे रहा है। उस विमान का नाम आपको बता देता हूँ, टोही विमान। और टोही विमान में हम देखते हैं कि इस टोही विमान मतलब ये क्या होता है कि डोनियर
समुद्री निगरानी विमान है जिसको टोही विमान कहा गया है, 15 अगस्त 2022 को सौंपा है और यहाँ पे ट्रेनिंग दे के सौंपा है। 15 सदस्य हैं जो श्रीलंका के वायुसेना के, उनको ट्रेनिंग दी गई है प्रॉपरली भारत सरकार द्वारा। और इसको डेवलप किसने किया है, इस विमान को? डोनियर समुद्री निगरानी विमान है, उसको डेवलप करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने। तो ये खबर पूरी हुई। अब हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। देखो, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम कई बार छोटी परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल हो, वन गार्ड हो, इनमें पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में है। तो इनके राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। याद रखें, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। ये भारत आए थे हाल ही में, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आए थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा प्रतिनिधिमंडल था, व्यापारिक अधिकारी कौन आए थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल भारत आए थे। इससे पहले कब आए थे? ये 2018 में, और अब ये 2022 में आए हैं। ठीक है। अब यात्रा के दौरान क्यों की यात्रा? तो सीधी सी बात है, मालदीव को भारत इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ऋण देता आया है और कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है उसके किसी भी तरह के डिजास्टर में। तो इनके जो रिलेशन हैं, इनके जो बायलैटरल रिलेशन है, बहुत बेहतर हैं भारत से। और भारत के जो PM हैं नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर, इनके साथ एक लंबी ग्रुप डिस्कशन हुई इस बारे में। अब क्या हुआ इसके बारे में और जान लेते हैं, क्या क्या हुआ। देखो, यहाँ पे सीधी सी बात है कि मालदीव भारत के विकास पर बात हुई है। मालदीव भारत के विकास पे बात हुई है, इंफ्रा पे बात हुई है, सड़क पे कुछ भी, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि ये सीधी सी बात है, तटीय इलाकों में मिट्टी के भराव, मतलब कोई भी डिज़ास्टर की बात हुई है यहाँ पे। साथ ही ये शिखर वार्ता दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर के बीच हुई है, मालदीव के प्रधानमंत्री साहिल और मोदी जी के बीच। मोदी जी ने, मतलब भारत सरकार ने मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का प्रावधान किया है, और इससे पहले भी उन्होंने ऋण दिया ही है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बातें आने वाली हैं वो भी देखो, कि पहले ये था कि आपदा पर बात होगी, तो डिजास्टर की मैनेजमेंट पे बात हुई, यहाँ पे इंफ्रा पे बात हुई। तो ये तमाम बातें हैं जो कि हमेशा किसी भी शिखर सम्मेलन में उठाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तमाम बातें हैं, इतना परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ मुझे लगता है कि अगर आने वाली तमाम परीक्षा, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर तमाम राजस्थान की वो एक दिवसीय परीक्षा हो, उसमें पूछा जाएगा कि मालदीव के प्रधानमंत्री का नाम पूछ सकते हैं और इस समझौते में क्या हुआ उसकी कुछ मोटी बातें पूछी जा सकती है, या फिर इसमें यह पूछा जा सकता है कि मालदीव के जो प्रधानमंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोहेल अंतिम बार भारत कब आए थे? तो 2018 में, और इस बार वर्तमान में 2022 में आए थे। इतनी खबर है इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और खबर के साथ। देखो, भारत करेगा आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक, और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप देख रहे हो। इम्पोर्टेंट बात ये देख लो कि सबसे पहले ये देख लो, आतंकवाद विरोधी समिति है क्या। एक में जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका पे, तो इस हमले के मद्देनज़र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, याद रखें UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक संकल्प पारित किया और अपनी सहायक निकाय के रूप में आतंकवादी विरोधी समिति, टेररिज्म एंटी टेररिज्म कमेटी की गठन किया था। ठीक है। वर्तमान में भारत के 15 देश जो हैं, जो कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भारत सहित 15 जो देश हैं वो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, जिसमें हम बात करेंगे तो 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं। वर्तमान में हम बात करें कि जो स्थायी मेंबर, तो आपको पता ही होने चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए स्थायी मेंबर के नाम। लेकिन जो वर्तमान में भारत भी है, जो कि दिसंबर 2022 तक रहेगा इसका अस्थायी सदस्य, उसके बाद नहीं रहेगा, कुछ और देश शामिल हो जाएंगे। अब कौन से देश हैं जो इसके अस्थायी सदस्य हैं और स्थायी, इस पर बात कर लेते हैं।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य हैं वर्तमान में, उनकी बात कर लेते हैं कि अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नार्वे, यूएई के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ स्थायी सदस्य की बात करते हैं जो कि हमेशा परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर के आपके नाम याद होने चाहिए, बिल्कुल परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परमानेंट मेंबर हैं चाइना आपको याद होना चाहिए। चाइना हमेशा वीटो का प्रयोग करके ऐसी चीज़ें करता है जो कहीं न कहीं क्लाइमेट के रूप में भी और टेररिज्म को इनको सपोर्ट नहीं करता है, वो इनके अगेंस्ट ही बातें करता है हमेशा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो दूसरा मेंबर है फ्रांस, तीसरा मेंबर है रशिया, चौथा है ब्रिटेन और पांचवा मेंबर है अमेरिका। इस तरह से ये 5 मेंबर हैं जो कि परमानेंट मेंबर माने जाते हैं, परमानेंट मेंबर, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ और करंट अफेयर्स के सेगमेंट को देखते हैं। देखिए, ये खबर भी इम्पोर्टेंट लग रही है कि अमेरिका के कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा। देखो, ताइवान पे चाइना कहीं न कहीं प्रेशर डालता रहता है। कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि देखो, ताइवान दक्षिण पूर्वी चाइना के तट पर स्थित है। सबसे पहली बात तो ये आपको लोकेशन देखना पड़ेगा कि मैप के अनुसार देखेंगे दक्षिण पूर्वी चाइना पर उसके तट पर स्थित है। 100 किलोमीटर या 100 मील की दूरी है, सॉरी। और एक द्वीपीय राष्ट्र है, अपने आप को ताइवान संप्रभु मानता है, एक राष्ट्र मानता है, उसका अपना संविधान है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें हिस्ट्री के रूप में कि ताइवान को चाइना ने हमेशा अधिकार करना चाहा है। वहाँ की जो चाइना की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग अपनी संप्रभुता के लिए अपनी इलेक्शन पावर को जानते हैं। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं चाइना इस पे पैरवी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैरवी को अमेरिका खारिज कर देता है कि वो उसका भाग नहीं है। नैन्सी पेलोसी की प्रतिनिधि सभा को 52वीं स्पीकर बनी है और उन्होंने उस समय इतिहास रचा जब स्पीकर के रूप में पहली महिला चुनी गई थी। स्पीकर के रूप में नैन्सी पेलोसी का चौथा कार्यकाल है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चाइना, यहाँ से बस आपको इतना याद रखना है कि वही है कि अमेरिका के जो संसद है उसके लिए जो लोअर हाउस के ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ 2 अगस्त 2022 को पूर्व और दक्षिण चीन सागर की संधि पर ताइवान की यात्रा पर रही हैं। बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। पंडांग सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित। पंडांग का मतलब मैदान होता है, ठीक है। पहली बात याद रख लो, मलय भाषा में पंडांग का मतलब होता है मैदान, और ये 200 साल पुराने ऐतिहासिक ग्रीन ओपन एरिया है जो पंडांग कहलाता है। और 75वां राष्ट्रीय स्मारक अपने 57वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2022 को घोषित किया गया है। पंडांग के बारे में जान लो कि मैंने पहले बताया कि ये बीचों बीच है, ओपन ग्रीन एरिया है। और एक इम्पोर्टेंट पंडांग के बारे में ये बात भी जाननी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पंडांग में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली बात करते हैं वैश्विक शांति के लिए मैक्सिको में रखा गया सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव। इस खबर को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी खबर पढ़ी है उस पर आप पैनी नज़र रखें। धन्यवाद।